तो दोस्तों, क्या आपका इंटीरियर का काम चल रहा है या फिर आप इंटीरियर का काम स्टार्ट करवाने वाले हो? और क्या आपका रिनोवेशन का काम चल रहा है या फिर आप रिनोवेशन का काम जस्ट शुरू कराने वाले हो? लेकिन क्या आपको पता है कि रिनोवेशन में और घर का इंटीरियर कराते समय कौन कौन सी ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाली है जो आपको फॉलो करना चाहिए? और क्या आपको पता है कि आपके इंटीरियर में आपको कौन कौन से मटेरियल का यूज करना चाहिए और उन मटेरियल को खरीदते समय मार्केट से उन मटेरियल को खरीदते समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और मार्केट स्कैम से किस तरीके से आपको बचना है? क्योंकि आज इंटीरियर की फील्ड में मार्केट स्कैम है, मार्केट फ्रॉड काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर सीरीज बाय अव्याना इंटीरियर्स, जिसका ये पार्ट 3 है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल्स के काम के बारे में और प्लम्बिंग के काम के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। तो दोस्तों, इस सीरीज के पिछले पार्ट में हमने जाना था वाटर प्रूफिंग के बारे में, आपके बाथरूम वाटर प्रूफिंग, आपके फाउंडेशन वाटर प्रूफिंग या फिर एक्सटीरियर वॉल्स वाटर प्रूफिंग किस तरीके से आप करना चाहिए, कौन कौन से मटेरियल आपको इसमें यूज करना चाहिए। अगर आपको जानना है सिविल वर्क किस तरीके से आपको करना चाहिए तो मेरी पिछले 2 पार्ट्स इस सीरीज के जरूर देखिए। उन वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं स्टेप 4 के बारे में, यानी इलेक्ट्रिकल्स का काम। इलेक्ट्रिकल्स के काम में सबसे पहले आपको लाइन मार्किंग करना है। अब लाइन मार्किंग किसकी करना है? आपकी लाइन मार्किंग करना है जैसे कि स्विच और सॉकेट कहाँ पर आने वाले, जो जीआई बॉक्स होता है वो कहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है, जो कंडुइट की जो पाइप लाइन है, यानी जो इलेक्ट्रिकल्स का जो पाइप होता है ग्रे कलर का, उसकी जो पाइप लाइन है वो किधर से किधर आपको झिर्री काटनी है, सबकी आपको सबसे पहले लाइन मार्किंग करना है। उसके बाद आपको ग्रूविंग काटनी है, यानी झिर्री काटनी है कंडुइट के लिए और जीआई बॉक्स इंस्टॉलेशन के लिए। उसके बाद आपका जो जीआई बॉक्सेस होते हैं उसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जीआई बॉक्स इंस्टॉल होता है, उसके बाद कंडुइट इंस्टॉल होता है। कंडुइट यानी जो इलेक्ट्रिकल का पाइप होता है। कोई लोग क्या करते हैं, जो पाइप होता है हमारा इलेक्ट्रिकल का ग्रे कलर का, उसे पहले इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद जीआई बॉक्स को इंस्टॉल कर देते हैं। वो गलत तरीका है। सबसे पहले जीआई बॉक्स इंस्टॉल होंगे। इंस्टॉल किससे होंगे? जो स्पिरिट लेवल होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस स्पिरिट लेवल की हेल्प से जीआई बॉक्स को हम इंस्टॉल करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो जीआई बॉक्स है हमारी वॉल पर जो फिट होंगे वो बिल्कुल लेवल में फिट होंगे, ना ऐसे होंगे ना ऐसे होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट और सही तरीके से फिट होंगे। जिससे क्या होगा कि हमारे बाद में जो स्विच और सॉकेट की प्लेट लगेगी वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। अगर हमारा जीआई बॉक्स ऐसा होगा तो हमारी जो स्विच की प्लेट होगी वो भी टेढ़ी ही हमें बाद में दिखाई देगी। तो हमेशा स्पिरिट लेवल से ही आपको जीआई बॉक्स इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपका जो कंडुइट है, यानी जो पाइप है, वो फिट होगा। अब जो कंडुइट होता है वो 2 डायमीटर में आपको देखने को मिल जाता है। एक तो 25 mm का, एक 50 mm का, यानी कि 1 इंची थिकनेस का, एक 2 इंची थिकनेस का कंडुइट भी आपको देखने को मिल जाता है। और मैं यहाँ पर आपको एक टिप दे देता हूँ, जो कंडुइट की जो साइज़ होती है उसमें 40% ऑफ द स्पेस आपको खाली छोड़ना है। जब भी आप उसमें वायरिंग करोगे, जो कंडुइट की जो 40% ऑफ द स्पेस है वो आपको खाली छोड़ना है। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन बोल रहा है नहीं इसमें कंडुइट में और वायर भी डल सकते हैं, नहीं, उसे वहीं आपको मना करना है और जो कंडुइट की 40% ऑफ द स्पेस है उसे खाली ही छोड़ना है। अगर बाद में किसी भी वायर की रिपेयरिंग या फिर कुछ फॉल्ट हुआ हमारे इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रिकल पाइप में, तो हमें वायर को खींचने में, इधर उधर करने में आसानी हो। और ज़्यादा ही अगर बहुत ज़्यादा ही वायर उसमें कर दोगे कंडुइट के अंदर तो फॉल्ट होने के, कुछ भी प्रॉब्लम आने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरी टिप में आपको दे देता हूँ कि जब भी आप जीआई बॉक्स को इन दीवार पर इंस्टॉल करोगे तो आपकी जो दीवार वाली सरफेस है उससे 1 से 2 mm वो जीआई बॉक्स अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अगर जीआई बॉक्स बाहर है तो हमारी स्विच और सॉकेट की जो प्लेट है वो प्लास्टर के बाहर हमें दिखाई देगी बाद में भी, तो वो काफ़ी बेकार लगने वाली है। तो हमेशा जीआई बॉक्स हमें 1-2 mm अंदर ही फिट करना है। उसके बाद आपका जो कंडुइट है, जीआई बॉक्स को अच्छे से मसाला बनाकर फिट कर देना है। मसाला कौन सा बनाना है आपको? जो सीमेंट और बदरबूल का हल्का सा मसाला बनाकर सबसे पहले जो कंडुइट वाला पाइप है और जीआई बॉक्स को अच्छे से फिट कर देना है। इसके बाद अभी इलेक्ट्रिकल्स का काम में इससे ज़्यादा अभी आपको नहीं कराना है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पर, यानी स्टेप नंबर 5,
जिसमें आपको जो एसी होती है उसका कॉपर पाइप और ड्रेन पाइप आपको इंस्टॉल कराना है यानी फिट करवाना है। अब इसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपने अपने इंटीरियर डिजाइनर से डिजाइन बनवाया है तो उससे आपको पूछना है कि आपकी जो एसी है वो कौन सी दीवार पर आ रही है, कौन सी दीवार पर लगेगी, उसी दीवार पर आपको एसी का कॉपर पाइप और एसी का जो ड्रेन पाइप है वो इंस्टॉल करवा लेना है, फिट करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद अपने एसी के ड्रेन पाइप की एक अच्छी सी फोटो खींच लेना है और उस फोटो को अपने मोबाइल में किसी सेफ जगह रख कर रखना है। नहीं तो होता क्या है कि हम बाद में भूल जाते हैं कि इस दीवार पर हमारा एसी का ड्रेन पाइप आ रहा है, फिर बाद में उस दीवार पर हम किसी प्रकार की वॉल पेनलिंग कर देते हैं, प्लाईवुड की फ्रेमिंग कर देते हैं, तो होता क्या है उस ड्रेन पाइप में हमारी कील चली जाती है, जिससे लीकेज का कारण, सीपेज का कारण बहुत सारी समस्या हो जाती है। और मैक्सिमम टाइम जो लीकेज और सीपेज का कारण होता है वो एसी का ड्रेन पाइप लीकेज भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब पहुंच गए हम स्टेप 6 में, जिसमें हम करने वाले हैं प्लम्बिंग का काम। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम जो आप पाइप फिटिंग करोगे ये पैरेलल एक्टिविटी भी हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिकल काम के साथ साथ आप प्लम्बिंग का काम भी आराम से करा सकते हैं। अगर आपका जो इंटीरियर का काम है, आपको घर का काम जल्दी जल्दी आपको कराना है, फास्टली काम कराना है, तो इन दोनों को आप एक साथ भी करा सकते। तो प्लम्बिंग के काम में सबसे पहले आपके जो ओल्ड पाइप से अगर आप रिनोवेशन करवा रहे हैं तो ओल्ड पाइप से आपके जो फ्रेश वाटर या फिर वेस्ट वाटर के जो ओल्ड पाइप से उसे चिप ऑफ करवाना है, निकलवा लेना है और नए पाइप को आपको इंस्टॉल करना है, यानी नई पाइप की या नई पाइपलाइन आपको फिट करवानी है अपने बाथरूम के अंदर, अपने किचन के अंदर। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स के पाइप्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, तो चलिए बात करते हैं कि आपको अपने सैनिटरी में यानी आपको अपने बाथरूम में कौन सा वाला पाइप लगाना चाहिए। तो सबसे पहला जो पाइप होता है वो होता है CPVC पाइप, यानी हमारी जो फ्रेश वाटर पाइपलाइन के लिए जो पाइप यूज करते हैं हम वो होता है CPVC पाइप। इसके बाद दूसरा तरीके का पाइप होता है वो होता है PVC पाइप, यानी हमारा जो वेस्ट वाटर के लिए जो पाइप होता है वो यूज होता है PVC पाइप, जिसे हम अंडर द ग्राउंड गाड़ देते हैं। जो हमारा वेस्ट वाटर होता है ना WC का या फिर बाथरूम का जो वेस्ट वाटर होता है वो PVC पाइप में ही जाता है। तो जो PVC पाइप 3 इंची 4 इंची 6 इंची में भी आपको मार्केट में मिल जाता है। और नेक्स्ट तरीके का जो पाइप होता है वो होता है SS के पाइप्स, यानी स्टेनलेस स्टील के पाइप, जो काफ़ी महंगे होते हैं और इसे फ्रेश वाटर पाइपलाइन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि ये बहुत ही महंगे आते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप SS के पाइप के साथ जा सकते हैं, अगर नहीं तो CPVC पाइप भी बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अगर आप SS के पाइप लगाओगे तो लाइफ टाइम के लिए उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, वरना CPVC पाइप भी ये काम कर देता है, अच्छे होते हैं। ठीक है बॉस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं CPVC फिटिंग्स के बारे में, यानी जो फ्रेश वाटर पाइपलाइन होती है उसकी फिटिंग्स के बारे में आप बात करते हैं, यानी बाथरूम के अंदर और किचन के अंदर कौन कौन सी फिटिंग्स का यूज आप करेंगे। तो सबसे पहला तो हो गया पाइप आपको सबसे पहले यूज करना होता है। सबसे पहले पाइप की साइज के बारे में बात करते हैं तो 10 फीट लंबा पाइप आता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो आधा इंची 1 इंची 2 इंची में भी पाइप इसकी थिकनेस आपको देखने को मिल जाती है, यानी 20 mm 25 mm और 50 mm थिकनेस तक का भी पाइप आपको देखने को मिल जाता है। कौन सी थिकनेस का पाइप कहाँ पर आपको यूज करना चाहिए ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो बने ही रहिएगा वीडियो में आगे तक। ठीक है, इसके बाद जो CPVC पाइप होता है दोस्तों वो 2 टाइप में आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहला तो होता है हॉट वाटर पाइप एंड कोल्ड वाटर पाइप, और दूसरा होता है ओनली कोल्ड वाटर पाइप। जो व्हाइट कलर का CPVC पाइप होता है कुछ इस प्रकार का, ये सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर पाइप होता है, यानी इसके अंदर सिर्फ कोल्ड वाटर हम फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप का होता है, यानी येलो कलर का, थोड़ा सा क्रीम कलर का होता है, जिसके ऊपर आपको रेड कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएगी, वो वाला जो पाइप होता है वो हॉट एज वेल एज कोल्ड वाटर पाइप होता है। यानी गीजर के लिए कौन सा पाइप आपको यूज करना चाहिए, हॉट एंड कोल्ड वाटर वाला पाइप आपको यूज करना चाहिए। अगर हमने गीजर के लिए जो कोल्ड वाटर वाला पाइप है, यानी जो व्हाइट कलर का पाइप है, वो लगा दिया तो वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, तो एक टिप मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि आपको हमेशा हमारी फ्रेश वाटर पाइपलाइन के लिए हॉट एंड एज वेल एज कोल्ड वाटर पाइप को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों टाइप ऑफ वाटर में वर्क करता है। इसके बाद CPVC पाइपलाइन की और भी ज़्यादा फिटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके प्लम्बर को तो पता होगा। जैसे कि नेक्स्ट हो जाता है कपलर कनेक्टर, जो एक पाइप और दूसरे पाइप को कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। कौन सा, कपलर। इसके बाद एल्बो हो गया, 45 डिग्री एल्बो हो गया और 90 डिग्री एल्बो हो गया।
टी हो गया जो 3 पाइप को जॉइंट करने के लिए काम आता है, यानी 3 जॉइंट्स को हम जॉइंट कर सकते हैं टी की मदद से। एक रिड्यूसर होता है, एक बड़ा डायमीटर का जो पाइप होता है जिसे हम छोटे डायमीटर के पाइप को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हमको रिड्यूसर यूज़ करना पड़ेगा। एक स्टेप ओवर बेंड होता है, एक एल्बो 90 डिग्री सॉकेट 4 वे, एक 4 वे सॉकेट होता है। इसके बाद एंड कैप सॉकेट होता है। एंड कैप सॉकेट यानी किसी पाइप को हमें टेम्पररी क्लोज करना है तो उसके ऊपर क्या करना है, हमें एंड कैप लगा देना है ताकि उसके अंदर किसी प्रकार का डस्ट, धूल, मिट्टी या फिर प्लास्टर का कचरा ना जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारी CPVC पाइपलाइन की फिटिंग्स आती है, लेकिन वो आपको जानना ज़रूरी नहीं है। आपके प्लम्बर को वो सब पता है और बाई चांस आप ज़्यादा फिटिंग्स खरीद कर लेकर भी आ गए अपने घर पर तो वो ईजिली वापस से रिप्लेस हो जाएंगे, तो वो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो हमेशा जो इंटरनल प्लम्बिंग होती है यानी किचन और बाथरूम के अंदर जो पाइपलाइन आप डालोगे उसमें हमेशा आधा इंची का पाइप आपको यूज़ करना है, यानी 20 mm का पाइप वहाँ पर आपको यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सटर्नल प्लम्बिंग में यानी किचन और बाथरूम के बाहर जो भी प्लम्बिंग लाइन है उसमें आपको 1 इंची पाइप यानी 25 mm का पाइप यूज़ करना है। इसके बाद आपकी नीचे वाली टंकी यानी ग्राउंड फ्लोर वाली जो पानी की टंकी है उसमें आप मोटर लगाकर जो ऊपर वाली जो पानी की टंकी आपके छत पर स्लैब पर रखी है उस वाले पाइपलाइन में आपको 2 इंची यानी 50 mm का पाइप डालना है, यूज़ करना। और कौन से कलर का, वाइट कलर का पाइप वहाँ पर यूज़ करना है क्योंकि वहाँ पर कोल्ड वाटर ही यूज़ होता है। अब बात करते हैं PVC और SWR फिटिंग्स के बारे में। जो PVC पाइप होते हैं उसे SWR पाइप भी कहा जाता है। SWR पाइप यानी सॉइल वेस्ट वाटर पाइप, जो हमारा सॉइल वेस्ट वाटर पाइप होता है यानी जो WC वाला जो पाइप होता है वहाँ पर हम PVC और SWR पाइप को यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारा जो बाथरूम के जो पानी को जहाँ पर हमारा कोई नहानी ट्रैप लगा होता है उस वाले पाइपलाइन के लिए भी हम PVC पाइप का ही यूज़ करते हैं जो 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची में मार्केट में आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। जो PVC पाइप की लेंथ होती है दोस्तों वो होती है 20 फीट। 20 फीट से कम आपको ये पाइप मार्केट में आपको नहीं मिलता है। और थिकनेस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची। कौन सी इंची को किसे कहाँ पर यूज़ करना चाहिए वीडियो में आगे जस्ट आपको बताने वाला हूँ। और PVC पाइपलाइन के अंदर भी काफ़ी सारी फिटिंग्स यूज़ होती है। कुछ सेम फिटिंग्स मैंने CPVC पाइपलाइन में बताई है, वही सेम फिटिंग्स यहाँ पर भी यूज़ होती है। सबसे पहले 45 डिग्री एल्बो यूज़ होता है, 90 डिग्री एल्बो यूज़ होता है और 45 डिग्री विद चेकिंग होल। यहाँ पर जो एल्बो होता है उसके अंदर आपको चेकिंग होल एक सेक्शन दिया जाता है। अगर कोई सा भी चौक हो गया उस एल्बो के अंदर तो उस सेक्शन को खोल के वहाँ पर आप उस डस्ट को या फिर उसे साफ कर सकते हो। तो उस चेकिंग होल का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। एक वाटर स्टॉप रिंग होती है, अगर आपको इस वाटर को रोकना है तो वाटर स्टॉप रिंग को यूज़ कर सकते हैं। वाई क्रॉस हो गया, एक कपलर हो गया, एक पाइप को दूसरा पाइप को कनेक्ट करने के लिए कपलर यूज़ करते हैं। एक नहानी ट्रैप हो गया, एक पी ट्रैप हो गया। नहानी ट्रैप और पी ट्रैप में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो पी ट्रैप होता है वो आपकी जो WC होती है उसके नीचे लगाया जाता है, यानी आपकी जो टॉयलेट सीट होती है उसके नीचे जो ट्रैप यूज़ किया जाता है वो पी ट्रैप यूज़ किया जाता है। और सेकंड, नहानी ट्रैप आपके जो बाथरूम का जो वेस्ट वाटर होता है, वो जो ट्रैप होता है ना, अब जहाँ से पानी जाता है आपके बाथरूम में नीचे फर्श से, उस ट्रैप को बोला जाता है नहानी ट्रैप। तो इस दोनों टाइप की ट्रैप में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक एस ट्रैप भी होता है, एक टी होता है, एक इक्वल टी होता है, यानी चारों तरफ से इक्वल होता है वो। एक एच पाइप होता है। और भी 10 से 12 और भी फिटिंग्स आपको PVC पाइपलाइन में देखने को मिल जाती है और CPVC पाइपलाइन से ज़्यादा फिटिंग्स आपको PVC पाइपलाइन में देखने को मिल जाती है। इससे ज़्यादा आपको और भी ज़्यादा फिटिंग्स के बारे में जानना नहीं चाहिए। आपके प्लम्बर को सब पता है। अगर गलती से भी ज़्यादा फिटिंग्स आपके घर में आ गई है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है भैया, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इंटीरियर करवाते समय, घर बनाते समय घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। जो भी ज़्यादा सामान आपके घर पर आ गया है वो ऑलरेडी वापस से रिप्लेस हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है बॉस, ठीक है बॉस। आगे बढ़े चलो। अब चलिए बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो हमेशा जो सॉइल वाटर पाइप होता है जहाँ पर आपका WC लगाया जाता है उसे हमेशा आपको 4 इंची का यूज़ करना चाहिए। और जो वेस्ट वाटर पाइप होता है जहाँ से आपका बाथरूम का जो वेस्ट पानी है, नहाने के बाद जो पानी आपके जिस ट्रैप में जाता है, उस पाइप का जो डायमीटर है वो हमेशा 3 इंची आपको रखना है। और जो मेन पाइपलाइन है जो आपको ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए, जो पाइपलाइन आपके डायरेक्टली जो बाहर के चैम्बर से जुड़ी हुई है, उस मेन पाइपलाइन का जो डायमीटर है वो हमेशा 6 mm का पाइप वहाँ पर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो मेन ही है यार।
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का जितना भी जो वेस्टफुल जो पानी होता है वो हमारी इस पाइप में ही वो वेस्ट आकर बाहर के जो नाली का जो चेम्बर है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बात करते हैं कि भैया जो सोइल पाइप होता है यानी जो WC का पाइप होता है उसमें हमें स्लोप कितना देना चाहिए ताकि जो वेस्ट है वो पूरी तरीके से जो वेस्ट वाली जो टंकी है, चेम्बर है, उसमें चला जाए। तो यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक है, वो मैं आपको दे देता हूँ कि हर 4 फीट में आपको 1 इंची स्लोप दे देना है उस पाइप में। जैसे कि अगर आपका 10 फीट का पाइप है तो उसमें आपको हर 4 फीट पे 1 इंच स्लोप देना है, 8 फीट पे आपको 2 इंच स्लोप देना पड़ेगा और 10 फीट में आपको 2.5 इंच स्लोप उसमें देना है। तो हमेशा जो सोइल पाइप होता है उसमें 10 फीट में आपको 2.5 इंच स्लोप देकर चलना चाहिए। इस रूल को आप याद रखिए, तो कभी भी इन फ्यूचर में आपका जो सोइल पाइप है वो कभी भी चोक नहीं होगा। और एक और टिप मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर की पाइपलाइन अगर डलवा रहे हो तो स्लैब कास्टिंग के टाइम पर ही वहाँ पर आप 3 इंची 4 इंची का पाइप रख दीजिए ताकि आपको कोर कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो अधिकतर क्या होता है कि हम वो पाइप डालना भूल जाते हैं जब हमारा स्लैब कास्ट हो रहा होता, तो फिर हमें ग्लाइंडर से पूरा छत में होल करना पड़ता है। उसके बाद जो PVC पाइप है 3 इंची का उसे फर्स्ट फ्लोर से हमारे ग्राउंड फ्लोर पर उतारना पड़ता है। तो ये झंझट ही ना हो, हमारे स्लैब को कोई दिक्कत ही ना हो, बाद में ग्लाइंडर हमें छेद करना ही ना पड़े। तो जब भी हमारा स्लैब कास्ट हो रहा होता है तब वहाँ पर हम 3 इंची या 4 इंची का PVC पाइप वहाँ पर पहले से ही रख देते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आपको कौन से टाइप के पाइप में कौन से टाइप का सॉल्वेंट आपको यूज़ करना है। तो हमेशा जो फ्रेश वाटर पाइपलाइन है यानी जो CPVC पाइपलाइन है उसमें आपको येलो कलर का सॉल्वेंट ही यूज़ करना है। कभी कभी कोई अनाड़ी मिस्त्री भी होता है जो CPVC पाइपलाइन में जो वाइट कलर का जो सॉल्वेंट होता है वो लगा देता है, लेकिन जो वाइट कलर का जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा जो वेस्ट वाटर पाइप होता है यानी जो PVC पाइप होता है, जो SWR पाइप होता है, उसमें वाइट कलर का सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। तो इस बात को आपको नोटिस करना है जब जो मिस्त्री है वो आपको एक दूसरे से पाइप जॉइंट्स कनेक्ट कर रहा होता है तब। उसके बाद अब यहाँ पर आपकी जो फ्रेश वाटर पाइपलाइन है, वेस्ट वाटर पाइपलाइन है और जो आपकी पाइपलाइन जो आपकी मेन टंकी यानी स्लैब के ऊपर जो टंकी रखी है पानी की उससे कनेक्ट हो गया, वो सारे पाइपलाइन आपने इंस्टॉल कर दी है अच्छे से। इसके बाद आपकी जो सैनिटरी फिटिंग्स, कुछ दूसरी फिटिंग्स ऐसी होती है जो आपको पहले से ही जब आपकी पाइपलाइन फिट हो रही होती है तब आपको फिट करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ उसमें होती है डाइवर्टर। आपका जो डाइवर्टर अगर आप अपने बाथरूम में यूज़ कर रहे हो तो वो आपके पाइपलाइन जब आपकी फिट हो रही होती है तो पाइप के साथ ही वो आपको फिट करना होता है। सेकंड होता है कंसील। कंसील भी आपको पहले ही फिट करना होता है पाइपलाइन के टाइम पर। कंसील क्या होता है? कंसील एक तरीके से अगर आपको अपने बाथरूम में पूरा पानी सप्लाई बंद करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंसील को बंद करना होता है, आपके पूरे के पूरे जो बाथरूम है उसमें वाटर फ्लो होना बंद हो जाएगा। वरना क्या होता है कि अगर हमें किसी बाथरूम में रिपेयर का काम करवाना होता है तो हमें ऊपर जाकर, सबसे ऊपर जाकर जो हमारी टंकी का बाल होता है, मेन बाल होता है, उसे बंद करना होता है। लेकिन अगर आपने बाथरूम में कंसील लगाया तो वो कंसील को ही बंद कर दो और आपका पर्टिकुलर जो एक बाथरूम है उसमें वाटर सप्लाई बंद हो जाता है। इसके बाद आपके सारे पाइपलाइन और सारे सामान फिट कर दिया आपने, सैनिटरी सामान भी फिट कर दिया अपने बाथरूम में। इसके बाद आपको क्या करना है? वाटर प्रेशर टेस्टिंग करनी है और वाटर प्रेशर टेस्टिंग करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। अगर आपने वाटर प्रेशर टेस्टिंग नहीं कर रही और अगर उसमें किसी प्रकार का जो जॉइंट है वो लीकेज हो गया तो इन फ्यूचर सीपेज की प्रॉब्लम, लीकेज की प्रॉब्लम से आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। तो वाटर प्रेशर टेस्टिंग आपको करानी है। आपकी जो पाइपलाइन है वो मेन टंकी से आपको कनेक्ट करा देना है। 1 से 2 दिन तक उसमें पूरे पाइपलाइन में वाटर फ्लो आपको कराना है और एक एक जॉइंट्स को आपको चेक करना है कि भैया इस जॉइंट से किसी प्रकार का पानी या फिर पानी के जो बूंद है वो गिर तो नहीं रही है, लीकेज तो नहीं हो रही। अगर आपका प्लम्बर बोल रहा है कि भैया ठीक है इतना तो चलता है, इतना तो जॉइंट से निकलता है, भैया नहीं, वो आज इतना निकल रहा है, कल टाइल लगने के बाद ज़्यादा हो जाता है, फिर बाद में सीपेज हो गया ना एक बार तो टाइल को उखाड़ना पड़ेगा, प्लास्टर को चिप ऑफ करना पड़ेगा, भारी नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो मेथड होती है वो होती है प्रेशर पंप से आप टेस्ट कर सकते हैं। एक प्रेशर पंप टेस्टिंग होती है, एक मशीन होती है जिसमें आप पर्टिकुलर जो आपके CPVC जो पाइप पे जो प्रेशर लिखा हुआ हो जाए उस प्रेशर पंप मशीन में आप सेट कर देते, तो उस तरीके का प्रेशर आप यहाँ से पुट करते हो। अगर किसी प्रकार का प्लम्बिंग लाइन में सीपेज है, लीकेज है, तो हमारी जो मशीन है उसका जो कांटा है वो नीचे जाता रहता है, गिर जाता है।
ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी टेस्टिंग तो यही होती है कि भैया 24 घंटे तक उसमें वाटर फ्लो करवाओ, मेन टंकी से पानी जोड़ दो और एक एक जॉइंट्स को आग खोलकर देख लो भैया। इसके बाद आपको नेक्स्ट काम करता है अपने प्लम्बिंग के जितने भी पाइप से बाथरूम के या फिर किचन के, उसका एक फ़ोटो खींच के रख लेना है अपने फ़ोन में किसी सेफ जगह पर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अगर किसी प्रकार का हम टाइल लगवा रहे हैं या फिर बाथरूम में किसी प्रकार की सैनिटरी फिटिंग करवा रहे हैं या फिर हम हैंडल्स लगवा रहे हैं, क्लॉथ हैंगर्स लगवा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से हमारी पाइपलाइन जा रही है। अगर उस पाइपलाइन में हम कील भी गलती से चली गई तो वो डेफिनेटली लीक हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपने पहले बाथरूम वाटरप्रूफिंग नहीं करी है तो अब टाइम आ गया भैया बाथरूम वाटरप्रूफिंग करने का। लेकिन बेस्ट टाइम तो बाथरूम वाटरप्रूफिंग करने का यही रहता है कि जब आपकी बाथरूम की चारों दीवारें खड़ी हो गई हो और किसी प्रकार का पीवीसी या फिर सीपीवीसी प्लम्बिंग लाइन बाथरूम में नहीं डली हो, तब आपको वाटरप्रूफिंग करानी चाहिए। लेकिन फिर भी पहले आपने अगर वाटरप्रूफिंग नहीं करानी है, फिर किसी कारण से आप कराना भूल गए, तो अब आपको वाटरप्रूफिंग करा लेनी चाहिए अपने बाथरूम के स्लैब की भी और अपने बाथरूम की वॉल की भी। कौन कौन से केमिकल एक और बार मैं आपको बता देता हूँ। URP 301 से इसका इनहेंस वर्जन होता है डॉक्टर फिक्सिट पीडीफिन 2 के से, और इससे भी इनहेंस वर्जन में अगर आपको जाना है तो डॉक्टर फिक्सिट का फर्स्ट फेस आप यूज़ कर सकते हैं। क्या मेथड होने वाली है, कौन कौन सा प्रोसीजर होने वाला है, 2 कोट आपको करना है। अगर किसी प्रकार का स्लैब में क्रैक है या फिर वॉल में क्रैक है तो उसे डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स पेस्ट या फिर डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स श्रिंक फ्री से आपको सबसे पहले उस क्रैक को फिल कर देना है और डॉक्टर फिक्सिट URP 301 का घोल बनाकर उसके 2 कोट आपको कर देना है। स्लैब के ऊपर भी और आपके वॉल के ऊपर भी, आपके शॉवर की हाइट तक आपको 2 कोट उसके कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, PVC पाइप ऑलरेडी लग चुकी है। उसके बाद आपको खंगार फिल कर देना है। खंगार एक मटेरियल होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और काफ़ी चीप रेट में आपको मार्केट में मिल जाता है, तो हमेशा खंगार को ही फिल करना है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी मिस्त्री आपसे बोल रहा है कि भैया वो सेम जो मलबा है जो आपने रिनोवेशन के टाइम बाहर डंप करा था वही यूज़ कर लो, आप सस्ते में पड़ जाओगे, तो वो सेम मलबे को आपको यूज़ नहीं करना है। आपको नया खंगार लाना है, नए को आपको हमेशा यूज़ करना है। उसके बाद आपके अपने बाथरूम के स्लैब को प्लेन करके उसके ऊपर आप किसी प्रकार का टाइल माइल लगवा सकते। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि आपकी जो CPVC पाइपलाइन की जो जिर्री है और जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल्स की जो कंडुइट की जो जिर्री है, उसको सबसे पहले सीमेंट और बदरबोर्ड का मसाला बनाकर अच्छे से सबसे पहले उसे पैक कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर का काम होता ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। अब हमारा यहाँ पर जो प्लम्बिंग का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 7 में, जिसमें होगा प्लास्टर का काम। आपके इंटीरियर की जितनी भी वॉल है, आपकी रूम की वॉल है, बेडरूम की वॉल है, बाथरूम की वॉल है, सारी वॉल पर स्लैब के ऊपर भी आपको प्लास्टर कर देना है और आपकी जो एक्सटीरियर वॉल है उसमें भी आपको प्लास्टर कर देना है, अच्छे से करवा देना है, ठीक है। प्लास्टर करने का सही तरीका मैं आपको यही नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आ गया है, ठीक है, सिविल वर्क में भी वो आ गया है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक टिप मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि जब भी आप एक्सटीरियर वॉल पर प्लास्टर यूज़ कर रहे हो, प्लास्टर करवा रहे हो, तो प्लास्टर वाले मसाले में आपको डॉक्टर फिक्सिट का NW+ मिलाकर आपको प्लास्टर करना होता है, क्योंकि वाटरप्रूफिंग का काम करता है डॉक्टर फिक्सिट का NW+। तो बाहर की वॉल पर किसी प्रकार का बरसात हुई, पानी आया, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट स्टेप है भैया वायरिंग। आपको वायर सिलेक्ट करके आपको वायरिंग करनी पड़ती है, लेकिन इस स्टेप को मैं मेरे नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है। इसे नेक्स्ट पार्ट में इस स्टेप को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? इस वीडियो में मैंने सारे इलेक्ट्रिकल के काम और प्लम्बिंग के काम आपको फिनिश करवा दिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस सीरीज़ के पार्ट्स में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हेल्पफुल कर रही है, या फिर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपके इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम।